फिल्म है अनब्रोकन। ये फिल्म लुइस लेंज़नी के जीवन के संघर्षों की एक ट्रू स्टोरी है। जब वो छोटा था वो बहुत शैतान था, और जब वो शैतानी करता था तो उसके पेरेंट्स, उसके पड़ोसी सब बहुत परेशान थे। वो चोरियां करता, दारू पीता, सिगरेट पीता, ये सारे काम करता, और उसके पिताजी उसको पनिशमेंट भी देते थे। लेकिन इन सब चीज़ों का लूही पर कोई भी असर नहीं था। लेकिन लूही के बड़े भाई को उस पर बहुत बड़ा भरोसा था। और एक बार वो उसे कुछ चीज़ देकर उसका पीछा करता है और वो बहुत तेज भागता है। उसी वक्त जो उसका भाई जो ग्राउंड में रनिंग कर रहा होता है, वो उसे भागते हुए देखता है और वो उसे रनर बनने के लिए मोटिवेट करता है और वो उसे प्रैक्टिस करवाता है। और एक दिन लुई बोलता है कि मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ, दूसरों की तरह नहीं हूँ, मैं ये नहीं कर सकता। लुई का भाई बोलता है कि ये तुम क्या कह रहे हो, मुझे तुम पे भरोसा है, तुम कर सकते हो। उसका भाई बोलता है कि तुम झेल सकते हो और ये कर सकते हो, और तुम प्रैक्टिस करो और तुम ही जीतोगे, और अगर तुमने हार मान ली तो तुम एक दिन बैठकर भीख मांगोगे। लुई कहता है कि मुझे अपने ऊपर विश्वास नहीं होता। उसका भाई बोलता है कि मुझे तुम पर विश्वास है, चलो प्रैक्टिस करो। और लुई प्रैक्टिस करना भी शुरू कर देता है। अब उनके एक स्कूल की रेस होती है जिसमें लुई भी पार्टिसिपेट करता है। शुरू में तो लुई बहुत पीछे होता है, लेकिन बाद में जब उसका भाई उसे मोटिवेट करता है और वो तेज भागता है और बहुत अच्छी स्पीड से भागता है। और इसके बाद ये शो करते हैं कि लुई रनिंग की अभ्यास करता है और उसका भाई उसकी साइकिल में पीछे होता है, और लुई तेज भागना शुरू करता है और भागते भागते वो बड़ा हो जाता है और बड़े होके वो रेस में पार्टिसिपेट करता है और फर्स्ट आता है। और इसके बाद एक और रेस दिखाते हैं जिसमें लुई इतनी तेज भागता है कि एक रिकॉर्ड जो है वो बना देता है। वो 4 मिनट में बहुत तेज दौड़ता है और नंबर 1 हो जाता है। और अमेरिका के इतिहास में कोई भी हाई स्कूल का बच्चा 4 मिनट में 1 मील नहीं तय कर पाया। और ये लुई का एक रिकॉर्ड होता है, और इसी के बिहाफ पर ओलंपिक में उसका सिलेक्शन हो जाता है। और जब वो ओलंपिक में जा रहा होता है, बोलता है कि अपने भाई को कि तुम भी साथ चलो। उसका भाई बोलता है कि मैं साथ क्यों चलूं, क्योंकि तुम जीतने वाले तो हो नहीं, और मुझे पता है कि अगले ओलंपिक में मैं आपको सब कुछ दिखा दूंगा। और अगला ओलंपिक जो है वो टोक्यो में होता है, और वो ट्रेन में चढ़ के जाता ही होता है। उसका भाई बोलता है कि डर की एक पल की कीमत जीवन भर की महिमा होती है। यानी कि जिंदगी में कभी कभी ऐसे पल आता है जहाँ इंसान टूट जाता है और हार मान लेता है, और अगर उस पल में इंसान हार न माने और आगे बढ़े, लड़े, तो बशर्ते कि उसकी जो पूरी जिंदगी वो चेंज हो सकती है। और उसके बाद लुई ओलंपिक के लिए चला जाता है। ओलंपिक में वो 5000 मीटर की रेस में हिस्सा लेता है और सारे राउंड्स में बहुत पीछे रहता है, पर वो आखिरी राउंड में इतनी तेज भागता है कि वो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो एक सेट कर देता है। और आज से पहले इतने कम समय में आखिरी राउंड किसी ने भी कंप्लीट नहीं किया था। और ये जो ओलंपिक हुआ था वो 1936 में हुआ था। और लुई का एक सपना था कि अगला ओलंपिक जो 1940 में टोक्यो शहर में होना था, वो उसमें जाएगा और पार्टिसिपेट करेगा और मेडल जीत कर लाएगा अपने देश के लिए। लेकिन उसका वो जो सपना होता है वो पूरा नहीं हो पाया, क्योंकि वर्ल्ड वॉर जो है वो शुरू हो चुका था और 1940 का ओलंपिक जो था वो रद्द हो जाता है। और उसके बाद कहानी आती है 1943 में, जब वर्ल्ड वॉर जो था वो 2 चल रहा था, और इस समय अमेरिका और जापान के बीच में लड़ाई चल रही होती है। और अब लुइस जो होता है अमेरिका सेना में बम्बार्डियर होता है, और उनकी एक पूरी टीम होती है जो प्लेन से जाती है और दुश्मन की चौकी पर धावा बोलती है, उन पे बम गिराती है और उनको नस्ते नाबूद कर देती है। अब एक दिन दुश्मन से लड़ते लड़ते उनका जो प्लेन है वो बहुत ही डैमेज हो जाता है, और उनके जो मैक्सिमम साथी होते हैं वो जख्मी हो जाते हैं, और वो वापस जाते हैं, लैंडिंग करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये जो लैंडिंग थी बहुत मुश्किल थी, क्योंकि जो प्लेन था वो काफ़ी हद तक डैमेज हो चुका था। और जब पायलट लैंडिंग करता है और लैंडिंग करते हुए प्लेन का जो एक टायर है वो फट जाता है, और फिर भी पायलट कंट्रोल करके उसको रोक लेता है और कोई मरता नहीं है। और लुई अभी भी रनिंग की प्रैक्टिस करता है, और वो रनिंग कर रहा होता है। उसका जो दोस्त होता है वो उससे जीतने आ रहा होता है, और तभी कुछ और दोस्त आते हैं, बोलते हैं कि हमें जाना होगा, लेकिन इस बार हमें जंग में नहीं जाना, बल्कि हमें कुछ लोगों को ढूंढने जाना है, वो समंदर में कहीं फंस चुके हैं और हम सबको अभी उनको सर्च करने जाना है। और उनकी कंप्लीट टीम उनको सर्च कर रही होती है, लेकिन उनके खुद के प्लेन की हालत बहुत अच्छी नहीं होती। तभी उनके प्लेन में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाती है, और उनका जो प्लेन जो होता है वो क्रैश हो जाता है और वो समुद्र में गिर जाता है, और इस प्लेन में सभी मर जाते हैं और 3 बचते हैं, जिसमें से एक लुई भी होता है। और वो तीनों के तीनों 2 एयरबोट में बैठ जाते हैं, क्योंकि उनके पास 2 एयरबोट होती हैं और खाने के लिए कुछ चॉकलेट होती है और पानी भी होता है। और लुई बोलता है कि 1 टुकड़ा चॉकलेट सुबह, 1 शाम को खाएंगे, और पानी जो है वो 2 घूंट से ज्यादा हम नहीं पियेंगे। वो ऐसा इसलिए बोलता है कि उन्हें कौन कब ढूंढने आएगा कुछ पता है ही नहीं। अब उनके सामने एक समुंदर रहता है और जिसका कोई छोर भी नहीं है,
अब रात को सब सो जाते हैं और जब सुबह उठते हैं और देखते हैं कि आसमान में एक प्लेन होता है, वो उसे गन फायर से बहुत सिग्नल देने की कोशिश करते हैं, पानी में करंट लगाते हैं, लेकिन वो लोग उन्हें नहीं देख पाते और प्लेन जो है वो चला जाता है। इस बात से सब बहुत नाराज हो जाते हैं और तभी लुई देखता है कि वहाँ पर चॉकलेट के खाली डिब्बे पड़े होते हैं। दरअसल उनमें से एक, जिसका नाम मैक होता है, उसने रात को सारी चॉकलेट फिनिश कर दी थी और इस बात पर लुई उस पर बहुत गुस्सा करता है और बोलता है कोई फर्क नहीं पड़ता है। लुई बोलता है कि इससे फर्क पड़ता है, तो बोलते हैं नहीं फर्क पड़ता है। और समुद्र में उन्हें 4 दिन हो चुके हैं और भूख और प्यास से उनका बुरा हाल है और समुद्र का पानी जो है वो पिया भी नहीं जा सकता क्योंकि वो खारा होता है और तबीयत खराब हो सकती है। और वो सुनसान नाव में बैठे होते हैं और तभी एक बहुत बड़ा पक्षी आकर उनकी नाव में बैठ जाता है और ये जो पक्षी होता है ये खाना है और अगर इन्होंने ये मौका गवा दिया तो ये दोबारा मौका नहीं मिलेगा। और लुई बहुत चतुरता दिखाते हुए उस पक्षी को पकड़ लेता है और वो उस पक्षी को खाते हैं, वो हजम नहीं होता और उनको वॉमिटिंग शुरू हो जाती है। अब उनमें से एक बोलता है कि हम मछलियां पकड़ सकते हैं क्योंकि उनके पास एक चारा होता है और उस चारे को लगाकर वो मछलियां पकड़ना शुरू कर देते हैं और उनको खाना मिलना जो है वो शुरू हो जाता है। और एक रात को सब सो रहे होते हैं तभी समंदर में तूफान आ जाता है और सबकी जो जिंदगी है वो सबको उनके हाथ से फिसलती हुई दिखती है। और ये सच है, जब मौत जो है वो नज़दीक होती है तो ज़िंदगी का जो कीमत होती है वो पता चलती है। और उस पल में अगर गॉड हमें बचा लेता है तो पूरा जीवन वो आपको समर्पित कर सकते हैं। और इस तूफान से सब बच जाते हैं। अब वो समुद्र से खाने के लिए मछलियाँ पकड़ लेते हैं लेकिन पीने का पानी फिर भी नहीं होता। और तभी किस्मत जो है उनका साथ देती है और बारिश होने लगती है और बारिश को देखकर वो बहुत खुश होते हैं और उनको पीने के लिए पानी मिल जाता है। कुछ पानी को जमा कर लेते हैं और तभी वो देखते हैं कि ऊपर से एक प्लेन उड़ता हुआ जाता है और वो उस प्लेन को सिग्नल देते हैं, लेकिन वो प्लेन जैपनीज का होता है और वो उन पे गोलियां चलाते हैं और वो समुद्र में छुप जाते हैं और उनकी जान जो है वो बच जाती है। लेकिन इस हमले में उनकी एक एयरबोर्ड जो है वो खराब हो जाती है और क्योंकि जब जो गोलियां हैं वो उनके एयरबोर्ड में लग जाती है, छेद हो जाती है और एक को वो रिपेयर कर लेते हैं, दूसरी जो है वो पूरी तरह से खराब हो जाती है। अब तीनों को उन्हें एक ही बोट में एडजस्ट करना होता है जो कि बहुत मुश्किल होता है और उसका साइज जो है वो बहुत बड़ा नहीं होता। और अभी तक उन्हें समुद्र में 35 से ज़्यादा दिन हो चुके हैं और भूख, प्यास, मानसिक तनाव और हर चीज़ से को वो बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और उसकी मौत भी हो जाती है। उन तीनों में से एक की मौत हो जाती है। अभी 2 बच्चे होते हैं और उनकी दोनों की हालत बहुत ख़राब होती है। ना तो ये बात कर सकते हैं ना ही खड़े हो सकते हैं क्योंकि इन्हें समुद्र में 47 दिन हो चुके हैं। इसके बाद एक जैपनीज शिप इनको देख लेता है और इन्हें अरेस्ट कर लेता है और ये अब जैपनीज की गिरफ्त में होते हैं और जैपनीज कैंप में इनको लेकर जाया जाता है। और वहाँ पर उनको वो लुई जो है पहचान लेता है क्योंकि वो ओलंपिक का एक फेमिनिस्ट है और वहाँ से वो एक इंफॉर्मेशन लेते हैं और वहाँ से उन दोनों को एक दूसरे कैंप में भेज दिया गया था। एक टोक्यो में होता है वो और टोक्यो में ये पाते हैं कि इनके जैसे बहुत सारे बंदी होते हैं और वहाँ का जो इंचार्ज होता है वो बहुत ही खड़ूस होता है और इंचार्ज का नाम होता है क्रोकलर भटनारी और वो सबको बोलता है कि तुम जापान के दुश्मन हो और तुम्हारे साथ ऐसा ही सलूक होगा जैसे दुश्मनों के साथ होता है। अब वो जब सब कुछ बता रहा होता है तभी लुई उसकी तरफ देखता है और वो देख लेता है कि लुई मेरी तरफ देख रहा है और वो उसके सामने जाकर देखता है, मुझे देखो, मेरी आंखों में देखो। और जैसे ही वो इसकी आंखों में देखता है वो उसे जोर से डंडा मारता है। उसके बाद 2-3 बार बोलता है कि मेरी आंखों में देखो और लुई को हर बार मारता है और लास्ट में वो बोलता है कि मेरी आंखों में कभी मत देखना। इसके बाद इन सबको इनके सोने की जगह दिखाई जाती है जो कि बहुत ही गंदी होती है और अगले दिन सुबह सबको ग्राउंड में बुलाया जाता है और इनका जो इंचार्ज है वो आता है, बोलता है कि तुम में से कुक है जो कि एक ऑस्ट्रेलिया से और एक ओलंपिक एथलीट है। वो कहता है कि कौन है ओलंपिक एथलीट। लुई जो होता है वो अपना हाथ खड़ा करता है और दरअसल उसको पहले से ही पता था कि लुई जो है वो ओलंपिक एथलीट है और इसके बाद वो अपने आदमी की और लुई की रेस लगवाता है और थककर लुई जो है वो हार जाता है और वो थककर गिर जाता है। इसके बाद इंचार्ज उसको बहुत मारता है और इन सब कैदियों में लुई से वो सबसे ज़्यादा नफरत करता है। ऐसा लगता है कि वो उससे कुछ पर्सनल दुश्मनी निभा रहा है। इवन लुई और उसका दोस्त आसमान में जैपनीज प्लेन देख रहे होते हैं और आपस में बात करते हैं कि अमेरिकन प्लेन जो है वो काफ़ी नज़दीक आ चुके हैं। और वो उस रात को इंचार्ज जो है वो लुई को बहुत बुरी तरह मारता है और इसके कुछ दिन बाद रेडियो से
कुछ प्लेन से कुछ लोग वहाँ पर आते हैं और बताते हैं कि जो मीडिया होती है वो सरकार को, उनके घर वालों को बताती है कि लुई जो है वो मर चुका है, जिंदा नहीं है। और वो कहते हैं कि तुम क्या बताना चाहोगे, कि तुम जिंदा हो और अपने घर वालों से बात करोगे। और लुई जो है वो मैसेज देता है अपने घर पे कि मैं जिंदा हूँ और ठीक हूँ। और कुछ टाइम बाद वो लुई को पेपर देते हैं कि जो भी अमेरिका के बारे में लिखा है वो तुम इसमें लिखो, जो भी तुम्हें पता है। और लुई जो है वो मना कर देता है कि जो भी इसमें लिखा है, जो तुम मुझे लिखवाने की कह रहे हो वो सच नहीं है, और वो मना कर देता है। और इसके बाद लुई को वो वापस कैंप पे भेज देते हैं। और जो कैंप का जो इंचार्ज रहता है वो लुई के दोनों हाथ पीछे से बनवाता है और बोलता है कि तुम मजबूत हो मेरी तरह, और ये बात मैंने पहले दिन तुम्हारी आंखों में देख ली थी, मुझे लगता है कि हम दोनों अच्छे दोस्त बन सकते हैं। लेकिन वो बोलता है कि जापान का दुश्मन कभी मेरा दोस्त नहीं बन सकता। और वो लुई को बोलता है कि तुम मेरी बात नहीं मानते और आदत नहीं कर सकते। वहां पर जितने भी सैनिक होते हैं, जितने भी बंदी होते हैं, वो सबको बोलता है कि सब एक एक जोरदार पंच जो है इसके मुंह पर मारेंगे। हालांकि कोई भी लुई के मुंह पर पंच नहीं मारना चाहता। तभी वो लुई के दोस्त को लाते हैं और वहां का जो इंचार्ज रहता है वो उसको मारना शुरू कर देता है और कहता है कि अगर तुमने इसके मुंह पर पंच नहीं मारा तो मैं इसे मारता रहता हूँ। तो लुई सबको बोलता है कि मुझे मारो, और एक एक करके सब लुई को पंच मारते हैं। और इतने सारे पंच खाकर लुई की हालत जो है वो खराब हो जाती है। इसके बाद लुई की जिंदगी में, उन सब कैदियों की जिंदगी में एक अच्छी खबर आती है, और वो खबर ये होती है कि वहाँ का जो इंचार्ज रहता है कोर्टल वटनामी, उसका जो है प्रमोशन हो चुका है और उसका जो ट्रांसफर है वो कहीं और कर दिया जाता है। अब एक रात को उनके कैंप में बमबारी होती है और उस बमबारी में उनका पूरा कैंप जो रहता है वो तबाह हो जाता है, जल जाता है। अब उन सब कैदियों को जो वहाँ पर बच जाते हैं वो उन सबको ट्रांसफर करके दूसरी जगह भेज दिया जाता है। और जब वो सब लाइन में खड़े होते हैं तभी लुई देखता है कि वहाँ का जो इंचार्ज है वटनामी, ये देखकर रूही के जो पैर होते हैं वो लड़खड़ा जाते हैं और वो गिरने वाला होता है। उसका जो एक साथी होता है वो उसे संभाल लेता है और वो इंचार्ज लुई से सामने आता है और उससे बोलता है कि तुम मेरी आंखों में नहीं देखते, क्यों नहीं देखते? और लुई उसकी आंखों में नहीं देखता। फिर भी इंचार्ज लुई के सिर में एक जोरदार डंडा मारता है और अगले दिन से सबके सब कैदी जो है वो काम पे लग जाते हैं। और यहाँ पे इनका जो काम रहता है बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि यहाँ पर इनको नाव में कोयले को लोड करना होता है। एक बार लुई जब काम कर रहा होता है तो ऊंचाई से नीचे की तरफ आ रहा होता है, तभी एक जापानीज सिपाही उसको धक्का देता है और नीचे गिर जाता है और उसके पैर में बहुत ज्यादा चोट लगती है। ये जो कैंप का काम है बहुत हार्ड है, सबकी हालत जो है खराब हो जाती है। और इसके बाद जो दोबारा जो सैनिक आते हैं जिसने उसे ऊपर से धक्का दिया था, और उसे पकड़कर वो अपने इंचार्ज के पास ले जाता है और वहाँ पर बहुत सारी लकड़ियाँ होती हैं। ये सीन जो है इस मूवी का सबसे बेस्ट सीन माना जाता है, और इसीलिए तुम इस मूवी का जो तस्वीर है, पोस्टर देखेंगे वो उसी सीन का पोस्टर है। और वो बोलता, लुई सिपाही को बोलता है कि इस लकड़ी को उठाओ, और लुई की हालत बहुत खराब होती है और वो बड़ी मुश्किल से उस लकड़ी को उठाकर अपने कंधे पर रखता है। तब वो इंचार्ज बोलता है कि इसे अपने सिर पर उठाओ, और लुई अपने बड़ी मुश्किल से अपने सिर पर उसको उठाता है। और वो इंचार्ज बोलता है कि अगर इसने लकड़ी नीचे गिराई तो इसे गोली मार देना। अब लुई लकड़ी को उठाकर रख लेता है, लेकिन लकड़ी उसके सिर के ऊपर से नीचे आ जाती है और सिर से नीचे हो जाती है। अब सबके सब शांत होते हैं, सारे कैदी रुक जाते हैं, कोई काम नहीं करता। सारे सिपाही जो जापानीज सिपाही हैं वो ही लुई को देखते हैं। लुई बिल्कुल शांत होता है और जोर जोर से सांसें ले रहा होता है। तभी लुई उस इंचार्ज की आंखों में देखना शुरू करता है और पूरी ताकत के साथ उस लकड़ी को अपने सिर के ऊपर उठा देता है और उसकी आंखों में देखता रहता है और घूरता रहता है। और वो इंचार्ज बोलता है कि मेरी आंखों में मत देखो, लेकिन लुई फिर भी उसकी आंखों में देखता रहता है। और वो कई बार उसे मना करता है, लेकिन लुई उसकी आंखों में देखता रहता है। पर तब वो भागता हुआ उस लुई के पास जाता है और लुई को बहुत बुरी तरह से मारता है, लेकिन फिर भी लुई उसकी आंखों में देख रहा होता है। और उसके बाद वो अपनी लकड़ी फेर देता है और लुई को बहुत सारे पंचेस मारता है। और लुई को अपना वो पल याद आता है जब वो रनिंग कर रहा होता है। यहाँ पर कहीं ना कहीं लुई ने अपने दर्द से जीत हासिल कर ली होती है। डर के जो एक पल की कीमत होती है वो जीवन भर की महिमा होती है। ये बात उसका जो बड़ा भाई था उसने उसे सिखाई थी। डॉक्टर वटलामी जो है उसे इतनी बुरी तरह मारता है कि वो खुद भी थक जाता है। अब लुई के अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं है कि वो खड़ा ही हो सके, और लुई रात भर वहीं पर पड़ा रहता है। इसके बाद एक दिन वो सभी कैदियों को बाहर इकट्ठा करता है और उनका एक ऑफिसर बोलता है कि लड़ाई अब खत्म होने के कगार में है, इसलिए हम आप सबको न्योता देते हैं कि आप हमारी खूबसूरत नदी में नहाएं। और इसके बाद सब नदी की तरफ जाते हैं। उन्हें डर लगता है कि ये सब हमें मार देंगे। और जब
सब नदी में खड़े होते हैं तभी उन्हें एक हवाई जहाज दिखता है, और जब हवाई जहाज पास आ जाता है तो वो बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि हवाई जहाज उनकी कंट्री का होता है, और इसी से उन्हें आइडिया हो जाता है कि जंग जो है वो खत्म हो चुकी है। और इसी के साथ साथ हवाई जहाज से उनको खाना फेंका जाता है, और वो खाना जो है वो ले लेते हैं और खा रहे हैं, इंजॉय कर रहे होते हैं खाने को। और लेकिन जो लुई होता है वो वटनामी के केबिन में जाता है, और वटनामी वहां पर नहीं होता, उसका वही डंडा होता है जिससे वो लुई को बहुत मारता है। और सामने कोटल वटनामी और उसके पिता की फोटो होती है जिसमें कोटल वटनामी बहुत छोटे होते हैं। दरअसल कोटल वटनामी उस जगह को छोड़कर जा चुका होता है। इसके बाद लुई वापस अपनी कंट्री आ जाता है, और कंट्री आने के बाद सबसे पहले वो अपनी जमीन को चूमता है। उसके बाद अपनी माँ से, पिताजी से, अपने भाई से मिलता है और बहुत हैप्पी हो जाता है, क्योंकि 1947 में फिर लुई की शादी हो गई, और शादी के बाद एक बेटा और बेटी हो गई। और आपको वो लम्हा याद होगा जब लुई स्टक था समुद्र में अपने दोस्तों के साथ, और रात को तूफान भी आ गया था, और तब लुई ने कहा था कि अगर मेरी जान बच गई तो मैं अपना पूरा जीवन परमेश्वर की राह में लगा दूंगा। और लुई ने आगे चलकर ऐसा ही किया। लुई ने अपने जीवन के संघर्ष और विश्वास से यह एक सीख ली है कि आगे बढ़ने का रास्ता जंग नहीं बल्कि क्षमा है। और इसके बाद लुई ने उन सभी लोगों को ढूंढा जिन्होंने उसे बंदी बनाया था, और वटनामी जो था वो जो लुई को बहुत मारता था उसने लुई से मिलने से इनकार कर दिया, बाकी वो सबसे ही मिला। और लुई का एक सपना था कि वो जापान की एक ओलंपिक में दौड़े, और जब 1940 में ओलंपिक होना था तो वो हुआ नहीं पाया क्योंकि वो वर्ल्ड वार 2 चल रहा था। और इस फिल्म में बहुत सारे सीन जो है वो फ्लैशबैक में हैं, लेकिन हमने आपको वो नहीं दिखाया, हमने एक ऑर्डर में रखा है और इसको आपको दिखाया है। और इस फिल्म के जो भी किरदार हैं सारे अच्छे हैं, ये मूवी देखने लायक है, आप इसको ज़रूर देखें और आप इस मूवी से मोटिवेट हों। थैंक यू फॉर वॉचिंग movie or listening also review of this movie. Thank you so much.